Welcome to Study IQ. I am Amit Varidhi Kilor. India's poor are eating into their savings. Literally. भारत के जो भी गरीब लोग हैं उनको पिछले कुछ महीनों में जो भी उनके पास सेविंग्स थी उनको यूज करने की जरूरत पड़ गई है। सेविंग्स अगर कोई यूज करता है तो उसका इकॉनमी पर क्या असर होता है, इस बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सेविंग्स से इकोनॉमिक रिकवरी, सेविंग से कंजम्पशन और सेविंग से जीडीपी पर यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर क्या क्या फर्क पड़ता है, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, इसके बारे में एनालिसिस करने से पहले हमें थोड़ा सा यह जानना जरूरी है कि इकॉनमी जो कि हम डिस्कस करते रहते हैं, हर रोज अखबार में डिस्कशन होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आखिर वो काम कैसे करती है। उससे हमें पता चल जाएगा कि सेविंग्स बेसिकली जो गरीब लोग यूज कर रहे हैं इंडिया में, उसका बेसिकली भारत के आने वाले भविष्य में इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर क्या क्या असर पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं विद दिस सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी को अगर बहुत ही सरल शब्दों में कहा जाए तो इट इज जस्ट अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि एक इंसान वो सारे काम नहीं कर सकता जिस जिस चीज की उसको जरूरत होती है, इसीलिए वो अलग अलग तरीके से किए जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिए जाते हैं। आप लोग मोबाइल नहीं बना सकते, अगर मोबाइल बना सकते हो तो एसी नहीं बना सकते, एसी बना सकते हो तो गाड़ी नहीं बना सकते, गाड़ी बना सकते हो तो टेबल नहीं बना सकते, टेबल बना सकते हैं तो लैपटॉप नहीं बना सकते। मतलब कि आप एक काम कर सकते हैं लेकिन सारे नहीं कर सकते। इकोनॉमी इन्हीं सारे डिफरेंट कामों के ट्रांजैक्शंस को कहते हैं। कोई गाड़ी बनाता है, कोई टेबल बनाता है, कोई मोबाइल बनाता है, कोई पासपोर्ट बनाता है, इवन दैट इज ऑल्सो अ इकोनॉमिक सर्विस। कोई मैकडॉनल्ड्स में काम करता है, कोई बर्गर बनाता है। यानी कि अलग अलग जो काम होते हैं और जब एक दूसरे इंडिविजुअल्स के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होती है उसको टेक्निकली एक इकोनॉमी कहा जाता है। इस इकोनॉमी को दूसरी तरीके से मेटाफोरिकली देखने का तरीका यह भी है कि इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे सेंटर पर होते हैं वो हाउस होल्ड होता है। हाउस होल्ड कहने का मतलब है आप या मैं या कोई भी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, जो आदमी काम करता है, जॉब कर रहा है और बेसिकली कुछ खरीद रहा है, कहीं से भी मार्केट से खरीद रहा है, उसको कहते हैं हाउस होल्ड। हाउस होल्ड्स को देख के चलेंगे हम, पूरे के पूरे घर को एक साथ देखकर चलते हैं, हाउस होल्ड। इसके अलावा आप जितनी भी चीजें खरीदते हैं, जो भी आपने जब भी पैसा खर्चा किया है, चाहे वो एक मैकडॉनल्ड के बर्गर पर किया हो, किसी कॉफी पर किया हो, कोई बाइसिकल खरीदने पर किया हो, कोई बाइक खरीदने पर किया हो, वो किसी न किसी फर्म या एंटरप्राइज से लिया होगा। दोज आर दी फर्म्स एंड एंटरप्राइज। यही वे जगह हैं जहां पर आप लोग जॉब भी करते हैं। हम सब इन्हीं किसी न किसी फर्म पर जॉब कर रहे होते हैं। यानी कि हम या तो कोई सर्विस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या फिर हम बेसिकली कोई गुड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। इन दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण रिश्ता है। इसके अलावा पूरी इकोनॉमी में एक थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है गवर्नमेंट, जो कि इस सारे के सारे प्रोसेस को, इसी ट्रांजैक्शन के प्रोसेस को रेगुलेट करता है। क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। इस एक्सचेंज के लिए, ये एक्सचेंज को सिंप्लीफाई बनाने के लिए यूज होता है मनी। मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आजकल जैसा हम जीवन जी रहे हैं, जिस प्रकार की आजकल इकोनॉमी है, आपको इतनी ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती है। आप अपने चारों तरफ देखिए, ये सारी की सारी चीजें आप अकेले नहीं बना सकते हैं। आपको और जितनी भी सर्विसेज की, जैसे आपको बैंक में कोई काम हो, आपको रेस्टोरेंट में कोई काम हो, अब आप रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं बना सकते। खाना बनाने के बाद वो खाना उगा अलग से नहीं सकते। अगर सारा काम करने लग जाएंगे तो आप बेसिकली कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको एक काम करना अलाउड होता है जो वैल्यू क्रिएट करता है। उस वैल्यू से आप बेसिकली बाकी जो जो चीजें की, उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो दूसरे लोगों का कोई काम या प्रोडक्ट उस वैल्यू का हो, आप वो ले सकते हो। इस वैल्यू को क्वांटिफाई करने के लिए हमने इजाद की हुई है मनी। मनी इज ए मेजर ऑफ द वैल्यू यू प्रोड्यूस। आप एक इकोनॉमी में जितनी वैल्यू प्रोड्यूस करते हो उतनी मनी आपको दे दी जाती है। उस मनी से आप इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई दूसरी वैल्यू को खरीद सकते हो। यह होता है वैल्यू। मनी एक मीडियम है इसी एक्सचेंज का, इसी ट्रांजैक्शंस का, जो कि रेगुलेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। एक बहुत ही आइडियल इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाएगा ट्रस्ट के ऊपर। लेकिन उस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए अभी का जो सिस्टम होता है उसमें होता है गवर्नमेंट।
तीन इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। इसके साथ साथ एक गवर्नमेंट क्योंकि सिर्फ एक अकेला काम नहीं करता है, ये स्पेशल काम जो कि सिर्फ इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए होता है, वो होता है बैंक के द्वारा। ठीक है, इकोनॉमी में जो मनी फ्लो करती है, जो इनकम का फ्लो होता है, वो यूजुअली किया जाता है बैंक्स के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट को और भी बड़े सारे से काम होते हैं, गवर्नमेंट इन सबको ओवरसी करता है। अब यहां पर आप देखिए इस एक्सचेंज पे आज का हमारा जो फोकस है वो है सेविंग्स। इनके बीच में जो जो एक्सचेंजेस हो रहे हैं, आपसे प्रीलिम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर कंजम्पशन बढ़ती है तो जीडीपी का क्या होगा, अगर वेजेस बढ़ती है तो जीडीपी का क्या होगा, अगर टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो इन्फ्लेशन का क्या होगा। ये क्वेश्चन आते हैं कि व्हेन वन फैक्टर इन दिस इमेज चेंजेस तो बेसिकली होता क्या है। फॉर नाउ कन्वीनियंस के लिए हम ये एक्सटर्नल वाला फैक्टर जो है, फॉरेन सेक्टर है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम अवॉइड करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हम अज्यूम करेंगे कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है जिसके अंदर कुछ इंपोर्ट भी नहीं हो रहा है, कुछ एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा है। अब ऐसी नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा कि जो भी कोई कंपनीज, फर्म्स, कुछ भी प्रोडक्ट, कोई भी एंटरप्राइज कुछ प्रोडक्ट या कुछ सर्विस बनाएगी, वो प्रोडक्ट या वो सर्विस कंज्यूम कर लिया जाएगा हाउस होल्ड के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा, आपके द्वारा, मेरे द्वारा। ठीक है, वी विल कंज्यूम इट। ये बाय करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए हमें पैसा चाहिए, मनी है, दैट इज द मीडियम ऑफ द एक्सचेंज। वो बाय करने का जो पैसा है वो आता है वेजेस के द्वारा, उन्हीं फर्म्स के द्वारा दिया जाता है, राइट। एक तो एक्सचेंज यहां पर फाइनल हो गया। अब यहां पर हम देखते हैं, क्योंकि हमारा फोकस आज हमारा सेविंग्स पे है, आपके पास जो वेजेस आती है, इनकम आती है, किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी हाउस होल्ड के पास जो भी कैश फ्लो होता है, उस कैश फ्लो में से जो चीज खर्च नहीं होती है उस महीने, उस चीज को सेविंग कहा जाता है। सपोज कीजिए आप 10,000 रुपए एक महीने में कमाते हैं और उस महीने 8,000 रुपए खर्च कर दिए और 2,000 रुपए खर्च नहीं किए, तो उस महीने की सेविंग्स होंगी 2,000 रुपए। इन जनरल ये 2,000 रुपए की जो सेविंग्स है, इसके फैक्टर को आज हम स्टडी करेंगे कि, और हम देखेंगे कि बेसिकली गरीब लोग, जो पुअर लोग हैं इंडिया के, इस समय उस सेविंग्स का क्या कर रहे हैं और उसके आने वाले इकोनॉमी पर रेमिफिकेशंस किस प्रकार से होंगे। ये जो 2,000 रुपए की सेविंग्स है, ये बैंक्स को दे दी जाती है। पुराने सिस्टम में ये बैंक्स को नहीं दी जाती थी। अब जो नया मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है, ये बैंक्स को दे दी जाती है। बैंक्स इसी सेविंग्स को यूज करके इन्वेस्ट कर देते हैं कंपनीज में। तभी जो बड़ी कंपनी में कोई लोन लेकर भाग जाता है, नीरव मोदी या माल्या, तब उसको न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि वो जनता का पैसा लेकर भाग गया। जनता का पैसा लेकर भाग गया इसलिए कहा जाता है बिकॉज ही वाज लोन्ड दैट मनी फ्रॉम द बैंक, और बैंक लोन देता है उन चीजों का जो पैसे आप लोग जमा करते हैं। आपने 10,000 रुपए जमा कर दिए, मैंने 10,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए, आपने भी 10,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए, आपने 20,000 किए थे। इस प्रकार से जब बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, ये जो सारा इकट्ठा बैंक के पास होता है, बैंक इसको कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को, किसी भी एंटरप्रेन्योर को लोन पर दे देता है ताकि वो और ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज बना सके। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज बनेंगी उतनी ज्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी। प्रोडक्ट और सर्विसेज बनेंगी तो उसके लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी तो जॉब क्रिएशन होगी, और अगर जॉब क्रिएशन होगी तो उनको वेजेस बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, और वही इनकम और वेजेस विल बी यूज्ड टू बाय द सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यानी कि एक सस्टेनेबल सिस्टम बन जाएगा एक दूसरे के साथ कि अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, सर्विसेज बढ़ रही हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, उससे सैलरी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है तो इकोनॉमी बढ़ रही है, एंड सेम इट गोज ऑन एंड ऑन। सेविंग्स का इसका मतलब ये रोल है कि अगर सेविंग्स होती हैं, क्योंकि अगर सपोज कीजिए पूरे देश में से कोई भी जीरो सेविंग्स हो, एक भी सेविंग नहीं हो, तो बेसिकली इसका मतलब बैंक के पास जीरो पैसा है। अगर बैंक के पास जीरो पैसा है तो जब आप गाड़ी का लोन लेने जाएंगे तो बैंक के पास कुछ देने के लिए नहीं होगा, यानी कि आप गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे। अगर गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे तो गाड़ी की कंपनी जो होगी वो गाड़ी बनाएगी नहीं, गाड़ी बनाएगी नहीं तो सेम सिचुएशन कि कोई किसी को एम्प्लॉय नहीं करेगी, किसी को एम्प्लॉय नहीं करेगी तो देश में किसी की सैलरी नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, और फिर दोबारा से मतलब कि कुछ काम नहीं होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी अगर बेसिकली सेविंग्स नहीं हो तो सेविंग्स का मेन पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। सेविंग्स इज प्राइमरली इक्वल टू इन्वेस्टमेंट्स। सिंपलर पे इट्स मच मोर कॉम्प्लेक्स। इन्वेस्टमेंट आने के और भी तरीके होते हैं जिसको क्रेडिट भी कहा जाता है, लेकिन आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम थोड़े से सिंपलर उसको सिस्टम पे करेंगे। गवर्नमेंट इसी हाउस होल्ड से टैक्सेस भी लेती है और उसी टैक्सेस को पब्लिक गुड्स में यूज कर देती है।
रेल्स बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, तो मतलब कि बेसिकली मनी इस प्रकार से एक दूसरे इन सब के बीच में फ्लो करती रहती है और इंक्रीज होती रहती है वैल्यू। जीडीपी जो होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है, पूरे के पूरे देश में पूरे के पूरे साल में जो फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्राइस है उसको जीडीपी कहा जाता है। मतलब कि अगर पूरे देश में जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं, लेट्स से कि इंडिया की जीडीपी $1 ट्रिलियन की है, $1 ट्रिलियन की है, तो एक साल में इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट्स बने थे और जितनी भी सर्विसेज हुई थी, उन सबको अगर आपको खरीदना है तो आपको $1 ट्रिलियन की जरूरत पड़ेगी। और आप देश में बनी हुई सारी गाड़ियां, सारे वॉशिंग मशीन, सारे एसी, सारी की सारी सर्विसेज, सारे के सारे प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं इन केस। उस चीज को जीडीपी कहा जाता है। अब आते हैं सेविंग्स पे। ये सर्कुलर फ्लो इन क्लोज्ड इकोनॉमी है, इट्स द सेम डायग्राम, बस इसमें हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हटा दिया है। ये वही समझने वाली बात है कि हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग्स करता है, सेविंग्स फाइनेंशियल सेक्टर को दे देता है, फाइनेंशियल सेक्टर इसी चीज को यूज करता है इन्वेस्टमेंट बिजनेस सेक्टर में करने के लिए। बिजनेस सेक्टर, जो भी बिजनेस सेक्टर होता है उससे टोटली नेशनल इनकम होती है, क्योंकि बिजनेस सेक्टर के अंदर आप इसको गवर्नमेंट भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो बिजनेस सेक्टर प्लस गवर्नमेंट जो सैलरी देता है दैट इज द नेशनल इनकम। फाइनली पूरी की पूरी नेशनल इनकम वही होती है। इसको सारा के सारी जितनी भी देश के अंदर सैलरी दी गई है उसको अगर काउंट कर लोगे तो इट विल कम आउट की नेशनल इनकम कितनी है। वो नेशनल इनकम सारे के सारे घरों में जाती है। द सेम साइकिल स्टार्ट्स। ये टैक्सेस भी होते हैं, सेविंग्स भी होते हैं। तीन चीजें होती हैं जो हाउस होल्ड करते हैं। सबसे पहला टैक्स, वो टैक्स हर चीज पर टैक्स लगता है। अगर आप एक पार्ले जी का बिस्कुट भी खरीदते हैं तो बेसिकली उसके ऊपर भी टैक्स है। सो इवन पीपल हु डू नॉट पे इनकम टैक्स आर पेइंग टैक्सेस। ओके, ये मत सोचना कि गरीब लोग टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स वो भी देते हैं। हर चीज पर टैक्स लगता है। सेविंग्स चूज की जा सकती है, कोई करे कोई ना करे, ये अलग बात है। कंजम्पशन, कुछ कंजम्पशन कंपलसरी होती है, जैसे फूड की कंजम्पशन होगी उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो जो एसेंशियल कंजम्पशन है उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। बाकी जो कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन है, जैसे कि हो सकता है कि फोन ना खरीदे कोई, या कोई एसी ना खरीदे, या कोई बड़ी गाड़ी ना खरीद कर छोटी गाड़ी खरीद ले, वो अलग अलग हो सकती है। वो डिपेंडिंग ऑन द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड होती है। द सेम थिंग इज टैक्सेस गो टू द गवर्नमेंट सेक्टर, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जितनी भी होती है दैट सेम थिंग गोज टू द बिजनेस सेक्टर। क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर रोड पर बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो सारा का सारा पैसा किसी न किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को जाएगा, वो सिमिलरली फिर दोबारा से हाउस होल्ड पर चला जाएगा। इसमें सेविंग्स के साथ एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करते हैं हम एक इंपॉर्टेंट पैराडॉक्स को। अगर सेविंग्स हाई है, सपोज कीजिए आप और मैं सेविंग्स कर रहे हैं और हाई सेविंग्स कर रहे हैं, ठीक है, जितनी भी सैलरी आती है 50% हम पैसा बैंक में जमा कर देते हैं। हाई सेविंग्स का एक फायदा होता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, क्योंकि बैंक के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। आप जितने भी पैसे आ रहे हैं वो बैंक के पास जमा कर रहे हैं। व्हेन बैंक के पास इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। गुड आइडिया। दूसरा, अगर सेविंग्स लो है, अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे थे लेकिन आप सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, 1000 रुपए कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब आपके पास 99,000 रुपए खर्च करने के लिए है। 99,000 खर्च करने का मतलब है कि आप उसको कुछ खरीद रहे हैं, यानी कि कंजम्पशन हाई हो रही है। अगर कंजम्पशन हाई हो रही है दैट ऑल्सो लीड्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। दो चीजों से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, एक इन्वेस्टमेंट से, एक कंजम्पशन से, ठीक है। यानी कि सेविंग्स लो होती हैं तो भी बेसिकली हाई ग्रोथ, तो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है, और सेविंग्स हाई हो रही होती है तो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है। अब इसके अंदर एक सिंपल सा पैराडॉक्स देखते हैं। पैराडॉक्स क्या है? सपोज कीजिए सेविंग्स इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में हाई हो जाए, शॉर्ट टर्म में सेविंग्स को हाई हो गया। सेविंग्स का एक रेट चल रहा था कि सपोज कीजिए कि देश ऑन एन एवरेज 10% पैसा सेव कर रहा था, लेकिन अचानक से वो 25% पैसा सेव करने लग जाए एकदम, किसी पर्टिकुलर रीजंस की वजह से, जैसे लॉकडाउन हो गया या कोई और मेजर इकोनॉमिक सिचुएशन हो गई। 25% सेविंग्स इमीडिएटली अगर करने लग जाए तो इसका मतलब बैंक्स के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया, राइट? बैंक्स के पास पैसा ज्यादा आ गया, फाइन। नॉर्मली ऐसे में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, परंतु इसका यह मतलब हुआ कि अब वो कंजम्पशन पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो सिटीजन्स होंगे। अगर वो कंजम्पशन पे पैसा नहीं खर्च करेंगे तो इसका मतलब इकोनॉमिक फोरकास्ट, अगर कंजम्पशन पे पैसा खर्च नहीं कर रहा है तो जो फोरकास्ट होगा, एक एसी की कंपनी है, उसने प्लान किया था कि इस साल में 1 लाख एसी बेच देंगे, लेकिन जब वो देखेंगे कि सेविंग्स बहुत ज्यादा है और लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं तो उनको पता चलेगा कि 1 लाख एसी तो नहीं बिकने वाले हैं, तो उसी हिसाब से वो उसकी प्रोडक्शन कम कर देंगे, वो 60,000 एसी बनाएंगे। अगर वो 60,000 एसी बनाएंगे तो इसका मतलब जीडीपी कम हो गई है,
यानी कि सेविंग्स हाई, अगर एकदम शॉर्ट टर्म में हाई सेविंग्स कर दोगे तो बेसिकली जीडीपी कम हो जाएगी, इवन दो इन्वेस्टमेंट हाई जानी चाहिए। इन्वेस्टमेंट हाई जाएगी नहीं, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक फोरकास्ट बहुत ही डिसमल हो जाएगा। लोगों को ऐसा लगेगा कि जब आगे कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो मैं क्यों किसी चीज को बनाऊं, मैं बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाऊं, व्हेन नोबडी इज देयर टू बाय द प्रोडक्ट। कंजम्पशन कम हो चुकी है। दिस इज नोन एज द पैराडॉक्स ऑफ द सेविंग। पैराडॉक्स ऑफ सेविंग क्या मतलब? कि सेविंग्स जो है बहुत ज्यादा हाई होने पर इन्वेस्टमेंट होती है और इकोनॉमी ग्रोथ होती है, बहुत ज्यादा लो होने पर कंजम्पशन होती है और इकोनॉमी ग्रोथ होती है। परंतु अगर शॉर्ट टर्म में अगर हाई हो जाए सेविंग्स तो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है, रिकवरी रुक जाती है। इन्फ्लेशन और लो इनकम का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यही है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाती है, यानी कि महंगाई बढ़ रही है और इनकम नहीं बढ़ रही है अच्छी तरह से, तो यूजुअली लोग सेविंग्स का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। पिछले 5 साल में जिन्होंने जो भी सेविंग्स की थी उसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे। इसका एक नुकसान होगा कि सेविंग्स इज नोन एज फ्यूचर कंजम्पशन। आपने आज जो पैसा सेव किया है, चाहे पेंशन फंड में डाला हो चाहे किसी और चीज में डाला हो, वो जो पैसा होता है वो बेसिकली कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमेशा कंज्यूम होता है। इकोनॉमिक एक बार जीडीपी के अंदर जो इनकम आ जाती है दैट इज ऑलवेज कंज्यूमेबल। अगर इकोनॉमी में किसी ने एक साल में पूरे के पूरे कंट्री ने 20% पैसे को सेव कर लिया, दैट विल वन डे विल बी कंज्यूम्ड बट इन फ्यूचर। ठीक है, लेकिन अब अगर सेविंग्स को हम अभी यूज कर दें तो इसका मतलब फ्यूचर में जो कंजम्पशन होनी थी वो हमने काट दिया, वो रोक दिया। फ्यूचर में अगर कंजम्पशन को रोक दिया तो जो इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली ये डेटा पता चल जाता है कि लोगों की अगर सेविंग्स कम है तो यानी कि आने वाले सालों में कंज्यूमर जो गुड्स होंगे वो कम यूज होंगे, कम चीजें खरीदी जाएंगी। अगर लेस इन्वेस्टमेंट होती है, सेंटीमेंट खत्म हो जाता है इन्वेस्टमेंट का, तो जॉब क्रिएशन कम होती है, और जॉब क्रिएशन कम होती है तो इकोनॉमिक रिकवरी कम हो जाती है। दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू डिस्कस टुडे। आज इसको हम देखते हैं रिलेशन विद द इन्फ्लेशन, जो फूड इन्फ्लेशन हो रहा है पिछले कुछ महीनों से कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से, एंड हाउ ड्यू टू दैट फूड इन्फ्लेशन एंड ड्यू टू द इंडियन पुअर आर एक्चुअली ईटिंग इनटू देयर सेविंग्स। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने की वजह से इकोनॉमी डाउन गई, इकोनॉमी डाउन होने की वजह से जो इनकम थी लोगों की वो कम हो गई, और जब लोगों की इनकम कम हो गई तो अब उनको जरूरत पड़ रही है अपनी सेविंग्स को यूज करने के लिए, और अगर सेविंग्स यूज होंगे तो फ्यूचर इकोनॉमिक रिकवरी में मुश्किल आएगी। In case you need the PDF of these classes, so you can join this PDF channel, this Telegram channel where I share the PDFs. You can also talk to me once in a while on that. In case आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन आए तो मुझे मेरे इंस्टा पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। पैंडेमिक ने जब बेसिकली भारत की पूरी इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया था, इट एक्चुअली लेड टू ए लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वेजेस सबकी कम कर दी गई, कुछ लोग आप जानते भी होंगे इस बारे में। इट ऑल्सो स्टार्टेड ए पीरियड ऑफ हायर फूड इन्फ्लेशन, एंड जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ फैमिलीज आर कटिंग बैक ऑन देयर फूड एक्सपेंडिचर, threatening a spell of nutritional poverty and malnutrition. पैंडेमिक की वजह से 2 महीने तक कोई भी काम नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की प्रोडक्शन और सर्विसेज नहीं दी गई, बहुत सारी जॉब लॉसेज हो गई। बहुत सारी जॉब लॉसेज होने की वजह से उस समय साथ ही साथ फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जब कोई काम नहीं कर रहा होता है तो डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, सप्लाई कम है, तो बेसिकली फूड के प्राइस में भी बेसिकली राइज आ गया। साथ ही साथ इससे पेट्रोल प्राइसेस भी एसोसिएटेड है, विल टॉक अबाउट इट। अब जो घर बार हैं they have to dip into their savings। क्यों? क्योंकि या तो उनकी इनकम स्टैग्नेट हो चुकी है या बेसिकली उनके पास कोई इस समय इनकम नहीं है, और उसकी वजह से जो भारत की ग्रॉस हाउस होल्ड सेविंग्स है, यानी ऑन एन एवरेज पूरे भारत में जितनी सेविंग्स हैं, दे आर एक्चुअली डिक्लाइनिंग। इसकी वजह से फ्यूचर कंजम्पशंस कम होंगी और उसकी वजह से इकोनॉमिक रिकवरी खतरे में पड़ सकती है, जैसे कि हमने अभी भी बात की। दिस कुड लीड टू अ लोअरिंग ऑफ इन्वेस्टर सेंटीमेंट। अगर पता चल जाए कि सामने आपका अगर बिजनेस खुद चल रहा हो और आपका बिजनेस के हिसाब से हमेशा प्लान करना पड़ता है, फ्यूचर में थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है कि इस साल मुझे कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी, इस साल मैं कितनी गाड़ियां बनाऊं। आप किसी भी गाड़ियों की कंपनी के बारे में, हम एसी के बारे में बात करते हैं, गर्मी आ रही है तो जब कंपनियां एसी बनाती है, वोल्टास का एसी बनता है, तो उनको पहले से प्लान करना पड़ता है कि इतने बनाएंगे और इतने बिकने की संभावना है। वरना ऐसे तो होगा नहीं कि उन्होंने 5 लाख बना दिए और बिके 1 लाख। 4 लाख रुपए का 4 लाख एसीओ का नुकसान कौन सहेगा? सो वो डेटा बहुत जरूरी होता है। इन केस दे गेट द डेटा, इन केस उन्हें लगे कि बेसिकली कंजम्पशन नहीं होने वाली है, तो उससे इन्वेस्टर सेंटीमेंट कम हो जाता है और वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, जो कि होने की संभावना है, क्योंकि ड्यू टू द फूड इन्फ्लेशन,
फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि खाने का खर्चा बढ़ रहा है लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे में जो गरीब घर होता है उसको बेसिकली अपनी सेविंग से पैसा लेना पड़ रहा है। अच्छा, ये क्यों होता है ये भी बात ध्यान रखिए। पुअर जो होते हैं, जो लोअर इनकम पीपल होते हैं, उनकी जो इनकम के परसेंटेज होते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज गोज टू फूड। जो वेलनेस का एक इंडिकेटर होता है कि जैसे जैसे आदमी वेल टू डू होता जाता है उसका फूड पर उतना ही परसेंटेज कम होता जाता है एक्सपेंडिचर, वो दूसरी चीजों पर एक्सपेंडिचर ज्यादा करने लग जाता है। जैसे ये सोचने की बात है, अगर कोई महीने में सिर्फ 5,000 रुपए कमाता है तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट चीज होगी वो उसका खर्चा होगा फूड पे। 2,500-3,000-4,000 चाहे 5,000 का, अगर फूड का एक महीने का खर्चा 5,000 का है तो उसे पूरे के पूरे 100% इनकम 5,000 रुपए पे लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर वही आदमी 1,00,000 रुपए कमाने लग जाए तो उसका फूड का एक्सपेंडिचर 1,00,000 नहीं होगा, उसका बढ़ सकता है, बेटर हो सकता है और बेहतर फूड खाएगा, 5,000 हो से 10,000 पर चला जाएगा, लेकिन 1,00,000 नहीं होगा। यानी कि जो पहले 100% उसकी फूड इनकम पे इनकम फूड पर खर्च हो रही थी, अब वो सिर्फ 10% खर्च हो रही है। तो जब पुअर की इनकम कम होती है तो उसको सेविंग्स पे इंपॉर्टेंटली टर्न आउट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फूड का और कोई तरीका नहीं होता खरीदने का। हेंस global investors would be discouraged to put their money into a market where the consumers have less disposable cash to spend। जब पैसा नहीं होगा बैंक में, सेविंग्स नहीं होगी, उनके पास खर्चा करने के लिए नहीं होगा। तो ये हमारे फूड इन्फ्लेशन एक्चुअली में कोविड-19 लॉकडाउन 25 मार्च 2020 को लगा था, उससे पहले से स्टार्ट हो रही थी। ये थोड़ा सा डेटा है 2019 से, ये 2020 है जनवरी। अब यहां पर देखिए फरवरी में कम हुआ था, मार्च में 10, 9.2 और बढ़ते बढ़ते इस समय 9.5 नवंबर 2020। ठीक है, ये थोड़ा सा उसके बाद डिक्रीज भी हो रहा है, परंतु इट इज स्टिल हाई। इसका मतलब जो है कि फूड रेगुलरली खर्चा बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। यहां पर जो 100 रुपए की भाजी मिलती थी, अगले महीने में 110 रुपए की मिल रही थी। इट वॉज इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली एंड दैट मनी, बिकॉज क्योंकि जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट मनी हैड टू कम फ्रॉम द सेविंग्स ऑफ द पीपल। रिजर्व बैंक के हिसाब से जो इन्फ्लेशन की अपर लिमिट है वो 6% है। इट कैन बी अ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। ठीक है, उनके हिसाब से रिजर्व बैंक की मैंडेटेड है कि 6% की इन्फ्लेशन तक मेंटेन करनी चाहिए, बेहतर होती है इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। इसको किसी दिन एक दूसरी क्लास में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अनाउंसमेंट के बाद जो एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन पूरी की पूरी डिसरप्ट हो गई थी, क्योंकि इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, इट वाज अ ऑल नेशन वाइड लॉकडाउन। तो एग्रीकल्चर सप्लाई चेन जो रेगुलरली चलती है, रोज सुबह दूध की जो ट्रक्स चलते हैं, फूड इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होता है, वो कंप्लीटली डिसरप्ट हो गई। और जैसे ही डिसरप्शन आती है तो इमीडिएटली चीजों के प्राइस बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। आपको भी याद होगा कि उस समय कई लोगों ने स्टॉक भी कर लिया था, होल्ड करना भी स्टार्ट कर दिया था पैनिक के कारण, कि बड़ा सारा सा खाना, कुछ आटा चाल दावल 4-5 महीने का खरीद लिया था। ऐसी जो होर्डिंग होती है, इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। और वो होर्डिंग भी सेविंग्स से द्वारा की जाती है, क्योंकि इन जनरल जो खाने का बजट होता है मंथली, वो डिसाइडेड होता है मोर और लेस। आपके घर में, आपकी फैमिली में जो मंथली बजट है खाने का, वो मोर और लेस डिसाइडेड है। तो अचानक से जब उसको होल्ड करने की जरूरत पड़ी थी पैनिक के कारण, तो बजट इमीडिएटली बढ़ा दिया गया होगा कि अब इस महीने 5,000 नहीं 20-25 हजार रुपए का खाना खरीद लो, अगले 2-3 महीने उसका खरीद लो। इससे पैसा बढ़ा और सेविंग्स भी बेसिकली खत्म हुई। A sustained spike in food inflation could have a damaging effect on India's poor, according to economists, who said that higher food prices would put pressure on earnings, which are already very low, decrease household savings at a time when there is a widespread. दूसरा इसके साथ एक रीजन है टैक्सेस ऑन द फ्यूल। फ्यूल जो होता है, पेट्रोल और डीजल दोनों के दोनों, हमारी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी होती है वो फ्यूल पर ही चलती है, मोर और लेस डीजल पर, प्राइमरली स्पीकिंग। ठीक है, डीजल के बिना, डीजल का प्राइस जब भी बढ़ता है तो बेसिकली हर एक कंज्यूमर चीज का प्राइस बढ़ जाता है, ईच एंड एवरी। ये मत सोचिए कि डीजल का प्राइस सिर्फ 70 रुपए से 80 रुपए हो गया तो बेसिकली इसमें खर्चे क्या बात है, गाड़ी तो सिर्फ महीने में 1000 किलोमीटर ही चलती है, तो ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा हुआ। ऐसा नहीं होता है। जो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह पर, टमाटर मंडी से लेके, खेतों से लेके मंडी तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, वो सब ट्रक्स पे होते हैं। वो ट्रक्स सबके सब डीजल पर चलते हैं और वो चलते हैं दूर दूर तक। एक टमाटर का ट्रक एक जगह से दूसरी जगह पर जाने से अगर 10 रुपए डीजल का प्राइस बढ़ जाता है तो इस ट्रक की कॉस्ट बढ़ जाती है 3,000 रुपए। और ये जो 3,000 रुपए हैं, इसको निकालना पड़ता है उस टमाटर की कॉस्ट से। वो टमाटर की कॉस्ट बढ़ के बेसिकली 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलती है,
कि टमाटर की कॉस्ट बढ़ के 10 रुपए मिलती है तो फिर वो बर्गर 10 रुपए बढ़ के मिलता है। द सेम थिंग हैपेंस विद एवरी कंज्यूमेबल आइटम्स। मोबाइल फोन्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, एसी भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, लैपटॉप्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। यानी कि फ्यूल इन्फ्लेशन की वजह से, फ्यूल के अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो जो जितनी भी चीजें होती हैं उन सबके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। उस चीज को कहा जाता है कि महंगाई बढ़ रही है। इसका मेजर रीजन रहा है हायर इन्फ्लेशन का। जो फूड इन्फ्लेशन है, अभी हम दूसरे कंज्यूमर आइटम्स के बारे में नहीं डिस्कस करते हैं, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फूड ओनली। तो जो ये टैक्स ऑन फ्यूल था, फ्यूल जिसका प्राइस बढ़ रहा था, जो कि 100 रुपए पेट्रोल कई जगहों पर हो गया, डीजल भी 80-90 रुपए हो रखा है, उसकी वजह से फूड के जो प्राइसेस हैं वो और ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर आया और ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई। स्मॉल बिजनेसेस को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। इसके स्पेसिफिक केस में हम इंडिया के जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो कि बहुत ही माइक्रो और स्मॉल बिजनेस होते हैं, एक एक दो दो ट्रक चलाते हैं, कुछ दूध की टेम्पो चलाते हैं, इनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। जोमैटो, स्विगी, जो जोमैटो और स्विगी के जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, दे अर्न अराउंड 10 to 15,000 अ मंथ। 8-8, 10-12 घंटे काम करके वो 10 से 15,000 रुपए कमाते हैं। अगर और उनको दिन में कम से कम 150-200 किलोमीटर तक ट्रेवल करना पड़ता है, ज्यादा भी 200-300 किलोमीटर तक बाइक चलाते हैं। अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ता है तो उनका 2-3 हजार रुपए का खर्चा बढ़ जाता है हर महीने का। यानी कि जिस आदमी की सैलरी 15,000 थी, सिर्फ फ्यूल का प्राइस 10 रुपए बढ़ने पर उसकी सैलरी हो गई है 12,000। द सेम थिंग हैपेंस विद द अदर ट्रांसपोर्टर ऑल्सो। वेरी फ्यू ट्रक्स, जिनके कम ट्रक है या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, एक आधा ट्रक है, when you raise taxes in any way, जैसे कि ऑयल पर, these transport who are working on wafer thin margins are severely impacted. It has a very damaging effect on these people. wafer thin margin का यही मतलब होता है कि काम इस प्रकार से कर रहे हैं कि 10, 12, 15,000, 20,000, 30, 40, 50,000 रुपए ही कमा पा रहे हैं महीने के। मार्जिन बहुत कम है, जो कि पेट्रोल के प्राइसेस या डीजल के प्राइसेस बढ़ने पर इमीडिएटली इनके ऊपर असर पड़ता है। एक रेटिंग एजेंसी है ICRA, जिसे कहा जाता है, कहते हैं कि इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, इट विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 20%। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि लोगों के पास से जॉब चली जाएंगी। बट विद डीजल प्राइसेस सेट टू क्लाइम एन ऑल टाइम हाई, द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ मोस्ट स्मॉल transporters are likely to go up significantly at a time when the sector is slowly beginning to show signs of recovery. इस समय रिकवरी का साइन है, दोबारा से इकोनॉमिक एक्टिविटी पिक कर रही है। परंतु अगर फ्यूल के टैक्सेस कंटिन्यू बढ़ते रहे तो बेसिकली जो रिकवरी का जो साइन है वो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इट कुड रिजल्ट इन मैनी ट्रांसपोर्टर्स इवन फोल्डिंग अप देयर बिजनेस। बेसिकली वही है, बैंकरप्ट हो जाते हैं एक समय के बाद और बिजनेस को बंद करना पड़ देता है। लॉकडाउन के बाद ये जो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और डिप्रेस्ड रूरल वेजेस हैं, ये तीनों के तीनों जो कोइंसिडेंटल ट्रेंड है, इकट्ठे हुए एक और प्रॉब्लम हो गई कि गवर्नमेंट ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी, जो कि लॉकडाउन के समय गरीब लोगों को भोजन देने के लिए, अन्न देने के लिए चलाई गई थी, वो नवंबर के बाद कंटिन्यू नहीं की। अब नवंबर के बाद कंटिन्यू नहीं की, इसीलिए अब नाउ दे आर यूजिंग देयर सेविंग्स टू बाय फूड। ठीक है। इकोनॉमिस्ट कॉशन दैट दिस कुड लीड टू स्पाइक इन न्यूट्रिशनल पॉवर्टी। न्यूट्रिशनल पॉवर्टी का मतलब यह होता है कि जब सबसे पहले जब खर्चा होता है, जो फर्स्ट रुपी ऑफ द इनकम खर्च होता है पैसे पे, वो न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस नहीं होता, वो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर फोकस होता है। अगर आप महीने में सिर्फ 2,000 रुपए कमाएंगे तो आपका उद्देश्य सब्जियां या फल खरीदना नहीं होगा, आप या दूध खरीदना नहीं होगा, आपका उद्देश्य चावल और गेहूं खरीदना होगा। अगर उसके बाद आप 10,000 रुपए कमाएंगे तो हो सकता है कि आप दाल खरीद लें। उसके बाद अगर आप 25,000 रुपए कमाएंगे देन यू माइट एक्चुअली गो फॉर वेजिटेबल्स, और फिर 50,000 कमाते हैं देन यू माइट एक्चुअली गो फॉर द फ्रूट्स। यानी कि जो ये कमी होगी पैसे की, जो स्लो डाउन आएगा, उसकी वजह से न्यूट्रिशनल पॉवर्टी पे भी बहुत बड़ा इशू बैठेगा हाई प्राइसेस की वजह से। क्यों? क्योंकि फूड एक्सपेंडिचर पर उनको कट करना ही पड़ेगा। दिस इज अ बिग वरी हु फियर दैट राइजिंग प्राइसेस एट द टाइम्स ऑफ वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक पेन कुड force poorer households to dip into their savings and denting household financial savings, which form a large chunk of saving, slowing down future consumption. इस प्रकार से फ्यूचर्स में जो सेविंग्स का जो इशू है, दिस इज हाउ सेविंग्स, इकोनॉमी के जब भी क्लासेस पढ़ें, क्योंकि इकोनॉमी इज अ वेरी मेजर फैक्टर इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो दिस इज द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस दे आस्क कि सेविंग्स बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट को क्या होता है, जीडीपी को क्या होता है। जब भी आप कुछ उसमें फैक्टर पढ़ें, आपका उद्देश्य उसकी चारों तरफ की डायरेक्शन जानने के लिए होना चाहिए। इकोनॉमी में, इकोनॉमी इज इंटरेक्शन। इकोनॉमी जो होती है प्राइमरली इंटरेक्शन होती है, और इंटरेक्शन का मतलब है कि कोई भी एक फैक्टर जब बदलता है तो बेसिकली उसके साथ साथ बाकी सारे फैक्टर बदल जाते हैं। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बदलती है, बढ़ती है या कम होती है, तो जितने भी एसोसिएटेड फैक्टर थे दे विल चेंज वन वे और द अदर, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। इंपोर्ट बढ़ेगा तो बेसिकली इकोनॉमी में किस किस चीज पर क्या क्या असर पड़ता है, डायरेक्शन कौन कौन सी, उसका वेक्टर क्या हो जाता है। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थोड़ा सा फोकस करने पे सारे के सारे आ जाएंगे।
पैंडेमिक इंडियाज इकोनॉमी वाज स्लोइंग डाउन। पैंडेमिक से पहले इकोनॉमी स्लो डाउन होनी स्टार्ट हो गई थी। डिमोनेटाइजेशन के बाद है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, साथ ही एक्सपोर्ट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर और बेसिकली एक्सपोर्ट्स को आज हमने डिस्कस नहीं किया, हमारा फोकस आज सिंप्लिसिटी के लिए कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर था। दे वर दैट ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ वर फायरिंग स्ट्रांगली, ठीक है। नन, कोई भी काम नहीं कर रहा था इसमें से कोई भी चीज, ना कंजम्पशन बढ़ रही थी, ना इन्वेस्टमेंट बढ़ रही थी, ना एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे, ना ही पब्लिक जो स्पेंडिंग होती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है वो भी बेसिकली बढ़ नहीं रहा था। The more important point is that household savings as a proportion of GDP have come down from 24% in 2012 to 17% in 2018, और ये बेसिकली अब और कम हो जाएगा। Now this is what we are discussing कि बेसिकली जो GDP है उसके प्रोपोर्शन में पहले पूरा देश 24% पैसा बचा के बैठा था, अब उसके बाद ये धीरे धीरे कम होता रहा, 17% तक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक बात सोच के देखिए कि 2012 में अगर 24% था और 2018 में 17% था, यानी 7% कम हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि इन 7 सालों में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी वो कंजम्पशन के बेसिस पर हुई थी। लोगों ने सेविंग्स निकाल ली, सेविंग्स निकाल के क्या हुआ, वो पैसा खर्च हुआ होगा, पैसा खर्च हुआ मतलब कि कंजम्पशन हो गया, कंजम्पशन हो गया तो वो कंजम्पशन हमारी जीडीपी में जुड़ गई, यानी कि इन 7 साल में जीडीपी। बट जैसा कि हमने पैराडॉक्स देखा कि जो शॉर्ट टर्म कंजम्पशन इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, दिस विल लीड टू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिकवरी में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि अब बैंकों के पास पैसा देने के लिए कम है। पहले 24% पैसा था, अब 17% है, जो कि और अब कम हो रहा है फूड इन्फ्लेशन की वजह से। इकोनॉमी जो कि भारत की कोविड से पहले थी, उसको सेम ट्रैक पे लाने के लिए कम से कम नहीं तो 1 डेकेड लगेंगे। अलग अलग मॉडल हैं, कोई 13 साल, कोई 15 बताता है, कोई 20 बताता है, कोई 10 भी बताता है, सेवरल मॉडल्स, बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। दैट इज एक्चुअली द की इज दैट इट विल टेक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम टू रीच द सेम लेवल इकोनॉमी जिस स्पीड पे चल रही थी कोविड-19 से पहले। बट विद डिक्लाइनिंग हाउसहोल्ड इनकम्स एंड सेविंग्स देयर इज अ रियल थ्रेट टू अ फ्यूचर कंजम्पशन स्लो डाउन, और उसकी वजह से एक नया इकोनॉमिक स्लो डाउन भी आ सकता है। ये बात हमको पूरी अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। इसके साथ सेविंग्स का एक लास्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूं, इंपॉर्टेंट वाला। सेविंग्स कई प्रकार की होती है, कुछ इकोनॉमी में मदद करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेविंग्स शेयर मार्केट में या बैंक में करेंगे, जो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का, जनधन योजना का जो प्लान है, वो एक्चुअली में यही होता है कि जो पैसा लोग बचा रहे हैं उस पैसे को बेसिकली बैंक के पास बचाएं, ताकि वो पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो। इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होगा तो जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन कई बार एक ऐसी सेविंग्स भी होती है जिससे बेसिकली वैल्यू नहीं क्रिएट होती है, जैसे कि गोल्ड में सेविंग। अगर आप गोल्ड में सेविंग करते हैं ऐसी किसी चीज में, वो सेविंग्स, वो जो पैसा होता है वो इकोनॉमी से बाहर निकालकर बंद कर दिया जाता है अलमारी में, विच इज नेवर यूज्ड फॉर द इकोनॉमी। तो अगर आपने 10 लाख रुपए का गोल्ड खरीद लिया, डायमंड्स खरीद लिए, दैट मनी इज टेकन आउट ऑफ द इकोनॉमी टिल द टाइम दैट गोल्ड इज सोल्ड। और गोल्ड, डायमंड, ये जो चीजें होती हैं, वंस यू बाय इट, ये 30, 40, 50, 60 साल तक नहीं बनते। इंडीड फैमिली हेयरलूम, फैमिली हेरिटेज बन जाती है। कभी कभी वो पैसा परमानेंटली उसमें इकोनॉमी में कभी जाता ही नहीं है। 2 तरीके की सेविंग्स होती है, सेविंग्स के बारे में भी डिफरेंस रखिएगा। जो नॉर्मल मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके अंदर जो भी सेविंग्स की जाती है, दैट इज ऑलवेज यूज्ड इन द इकोनॉमी। और जो थोड़ा सा गोल्ड में कुछ खरीद लिया, चांदी खरीद लिया, डायमंड्स खरीद लिए, दैट वुड एक्चुअली लॉक डाउन दी सेविंग्स ऑफ योर्स। उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, लेकिन उसकी वैल्यू इसलिए बढ़ती है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है गोल्ड और सिल्वर की। अगर डिमांड कम होने लग जाएगी तो उसकी वैल्यू भी बेसिकली क्रैश हो जाएगी। आपको अगर इस क्लासेस के पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, एंड इन केस यू हैव डाउट्स रिलेटेड टू दिस सेविंग्स, किस प्रकार से काम करती है इकोनॉमी में, तो मुझे मेरे इंस्टा पे सीधा डीएम कर सकते हैं। वैसे टेलीग्राम चैनल पे भी यू कैन एक्चुअली आस्क क्वेश्चंस टू मी। हैव अ नाइस डे।